नमस्ते मित्रों, कथा निधि चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की कहानी का नाम है बनारसी साड़ी। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। अलमारी से कपड़े निकालते समय मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर टिकी। उसे देखते ही मुझे बीते दिनों की याद आ गई। इतने चाव से भाभी ने यह साड़ी खरीदी थी। भैया को दफ्तर के काम से बनारस जाना था। चाहो तो तुम भी चलो, उन्होंने भाभी से कहा था। पटना से बनारस ज़्यादा दूर नहीं है और फिर 2 दिन की ही तो बात है। बच्चों को माँ देख लेंगी। भैया मैं भी चलूंगी, मैंने मचल कर कहा था। ठीक है, तू भी चल, उन्होंने हंसकर कहा था। हम तीनों खूब घूमे फिरे, फिर हम एक बनारसी साड़ी की दुकान में जा पहुंचे। बनारस आओ और बनारसी साड़ी न खरीदो, ये तो हो ही नहीं सकता। भाभी ने काफ़ी साड़ियाँ देख डाली, फिर एक गुलाबी रंग की साड़ी पर उनकी नज़र गई तो उनकी आंखें चमक उठी। लेकिन कीमत देखकर उन्होंने साड़ी परे सरका दी। क्यों, क्या हुआ, भैया ने पूछा। ये साड़ी तुम्हें पसंद है तो ले लो ना। नहीं, कोई हल्के दाम वाली ले लेते हैं, ये तो बहुत महंगी है। देखो, तुम्हें दाम के बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है, कहकर उन्होंने फौरन वह साड़ी बंधवाई और हम लोग दुकान से बाहर निकल आए। शशि के लिए भी कुछ ले लेते हैं ना, भाभी बोली। शशि तो अभी साड़ी पहनती नहीं, जब पहनने लगेगी तो ले लेंगे। अभी इसके लिए एक सलवार कमीज का कपड़ा ले लो। मेरा बहुत मन था कि भैया मेरे लिए भी एक साड़ी खरीद लेते। मेरी आंखों के सामने रंग बिरंगी साड़ियों का समा बंधा था। जैसे ही हम घर लौटे तो मैंने माँ से शिकायत जड़ दी। माँ को बताना बारूद के ढेर में आग लगाने जैसा था। माँ एकदम भड़क उठी। अरे, इस प्रशांत के लिए मैं क्या कहूँ, उन्होंने कड़क कर कहा। बीवी के लिए 8,000 खर्चे कर दिए। अरे, साथ में तेरी बिन ब्याही बहन भी तो थी, उसके लिए भी एक साड़ी खरीद लेता तो तेरा क्या बिगड़ जाता। इस बेचारे का पिता जिंदा होता तो ये तेरा मुंह क्यों देखती। माँ, इसके लिए भी साड़ी खरीद देता, पर यह अभी सिर्फ 14 साल की तो है, इसकी साड़ी पहनने की उम्र थोड़ी है। तो क्या हुआ, अभी नहीं तो एक आध साल बाद पहन लेती। बीवी के ऊपर पैसा फूंकने को हरदम तैयार। हम लोगों के खर्च का बहुत हिसाब किताब करता है तू। माँ की बात सुनकर भैया चुप लगा गए। माँ बहुत देर तक बकती झींकती रही। भाभी ने साड़ी माँ के सामने रखते हुए कहा, माँ जी, यह साड़ी शशि के लिए रख लीजिए, ये रंग उस पर खूब खिलेगा। माँ ने साड़ी को पैर से खिसकाते हुए कहा, रहने दे बहू, हम साड़ी के भूखे नहीं हैं। देना होता तो पहले ही खरीदवा देती। अब क्यों ये ढोंग कर रही हो, तुम्हारी साड़ी तुम्हें ही मुबारक हो। ये कहकर माँ रोने लगी। मैं समझती थी कि माँ झूठ मूठ कर रो रही है। प्रशांत के बाबू जिंदा थे तो हमने बहुत कुछ ओढ़ा और पहना। वे तो मुझे रानी की तरह रखते थे। अब तो तुम्हारे आसरे हैं, जैसे रखो वैसे ही रहेंगे बहू, जो दोगी सो खाएंगे। साड़ी उपेक्षित से बहुत देर तक जमीन पर पड़ी। फिर भाभी ने उठाकर उसे अलमारी में रख दिया। मुझे याद है, कुछ महीनों बाद भैया के सहकर्मी की शादी थी और घर भर को निमंत्रित किया गया था। वह बनारसी साड़ी पहनो ना, भैया ने भाभी से आग्रह किया। खरीदने के बाद एक बार भी तो तुमने उसे पहना नहीं। भाभी साड़ी पहनकर आई तो उन पर नजर नहीं टिकती थी। बहुत सुंदर दिख रही थी भाभी। भैया मंत्र मुग्ध से उन्हें एकटक देखते रहे। चलो सब जन गाड़ी में बैठो, उन्होंने कहा। माँ की नज़र भैया पर पड़ी तो वे बोली, अरे तू यही कपड़े पहनकर शादी में जाएगा क्या। क्यों, क्या हुआ, ठीक तो है। खाक ठीक है, कमीज की बाह तो फटी हुई है। ओह, जरा सी सिलाई उधड़ गई है, मैंने ध्यान नहीं दिया। अब यही फटी कमीज पहनकर शादी में जाओ। जोरू पहने बनारसी साड़ी और तुम पहनो फटे कपड़े। तुम्हें अपनी मान मर्यादा का तनिक भी ध्यान नहीं है। लोग देखेंगे तो हंसी नहीं उड़ाएंगे। अरे मैं अभी कमीज बदल कर आता हूँ। लाइए, मैं 1 मिनट में कमीज सिल देती हूँ, भाभी बोली। उतारिए जल्दी। थोड़ी देर में भाभी बाहर आई तो उन्होंने अपनी साड़ी बदलकर एक सादी रेशमी साड़ी पहन ली थी। ये क्या, भैया ने आहत भाव से पूछा। तुम पर कितनी फब रही थी वह साड़ी, साड़ी बदलने की क्या जरूरत थी। मुझे लगा साड़ी जरा भड़कीली है, दुल्हन से भी ज्यादा बन सवर कर जाऊं, ये कुछ ठीक नहीं लगता। भैया चुप रह गए। उस दिन के बाद भाभी ने वह साड़ी कभी नहीं पहनी। बस हर साल साड़ी को धूप दिखाकर जतन से तह करके रख देती थी। मैं जानती थी कि भाभी को माँ की बात लग गई है। माँ असमय पति को खोकर बेहद चिड़चिड़ी हो गई थी। भाभी के प्रति तो वह बहुत ही कठोर थी।
और इधर मैं भी कभी कभी माँ से चुगली जड़कर कलह का माहौल बना देती थी। घर में सबसे छोटी होने के कारण मैं बेहद लाडली थी। भैया भी जी जान से कोशिश करते कि मुझे कभी पिता की कमी महसूस न हो, उन पर आश्रित होने की वजह से मुझ में हीन भावना न पनपे। इधर माँ पल पल उन्हें कोसती रहती थी कि प्रशांत, अब गृहस्थी की बागडोर तेरे हाथ में है। तू ही घर का करता धरता है। तेरा फर्ज है कि तू सबको संभाले, सबको खुश रखे। लेकिन क्या ये काम इतना आसान था? सम्मिलित परिवार में हर सदस्य को खुश रखना बहुत मुश्किल है। भैया प्रशासनिक अधिकारी थे। आय बहुत ज्यादा नहीं थी, पर शहर में उनका दबदबा था। लेकिन महीना खत्म होते होते सारे पैसे चुक जाते थे और कई चीजों में कटौती करनी पड़ती। मुझे याद है, एक बार दिवाली पर भैया का हाथ बहुत तंग था। उन्होंने माँ से सलाह की और तय किया कि इस बार दिवाली पर पटाखे और मिठाई पर थोड़े बहुत पैसे खर्च किए जाएंगे और किसी के लिए नए कपड़े नहीं लिए जाएंगे। जो कपड़े नए हैं उन्हीं से काम चला लिया जाएगा। लेकिन छुटकी के लिए एक साड़ी जरूर ले लेना। अब वो साड़ी पहनने लगी है, उसका मन दुखेगा अगर उसे नए कपड़े नहीं मिले तो। अब कितने दिन हमारे घर रहने वाली है, पराया धन बेटी की जात। माँ ने जता दिया। ठीक है माँ। भैया ने सिर हिला दिया। मैं नए कपड़े पहनकर घर भर में मटकती फिरी। बाकी सब ने पुराने धुले हुए कपड़े ही पहने थे, लेकिन भाभी के चेहरे पर जरा भी शिकन नहीं आई। जहाँ तक मुझे याद है, शायद ही ऐसा कोई दिन गुजरा हो जब घर में किसी बात को लेकर खटपट न हुई हो। भैया के दफ्तर से लौटते ही माँ उनके पास शिकायत की पोटली लेकर बैठ जाती। भैया भाभी कहीं घूमने जाते तो माँ का चेहरा फूल जाता, सूज जाता। फिर जैसे ही वे घर लौटते तो कहती, प्रशांत बेटा, घर में बिन ब्याही बहन बैठी है, पहले उसको ठिकाने लगा, फिर तुम मियाँ बीबी जो चाहे करना। चाहे अभिसार करना, चाहे रास रचाना, मैं कुछ नहीं बोलूंगी। कभी भाभी को सजते संवरते देखती तो माँ ताने दे देती, अरे बहू, सारा समय श्रृंगार में ही लगाओगी तो इन बाल गोपालों को कौन देखेगा। कभी भाभी को बन ठन कर बाहर जाते देखती तो मुंह बिचकाती और कहती, हम्म, 3 बच्चों की माँ हो गई, पर अभी भी साज श्रृंगार का इतना शौक। इधर भैया भाभी को सजते संवरते देखते तो उनका चेहरा तो खिल उठता। शायद यही बात माँ को अकरती थी। उन्हें लगता था कि भाभी ने भैया पर जैसे कोई जादू कर दिया है, तभी वे हर वक्त उनका ही दम भरते रहते हैं। जबकि भाभी के सौम्य स्वभाव के कारण ही भैया उन्हें इतना चाहते थे। मैंने कभी किसी बात पर उन्हें झगड़ते नहीं देखा था। कभी कभी मुझे ताज्जुब होता था कि भाभी जाने किस मिट्टी की बनी है। वो इतनी सहनशील थी कि माँ के तमाम तानों के बावजूद उनका चेहरा कभी उदास नहीं हुआ। हाँ, एक आध बार मैंने उन्हें फूट फूट कर रोते हुए जरूर देखा था। भाभी के 2 छोटे भाई थे जो अभी स्कूल में ही पढ़ रहे थे। वे जब भी भाभी से मिलने आते तो भाभी खुशी से फूली नहीं समाती थी। वे बड़े उत्साह से उनके लिए पकवान बनाती। उस समय माँ का गुस्सा चरम सीमा पर पहुंच जाता। ओहो, आज तो बड़ा जोश चढ़ा है। चलो भाइयों के बहाने सही, आज सारे घर को कुछ अच्छा तो खाने को मिलेगा। लेकिन रानी जी, मैं पूछूं, तुम्हारे भाई हमेशा खाली हाथ झुलाते हुए क्यों चले आते हैं? उनको सोचता नहीं कि बहन से मिलने जा रहे हैं तो एक हाथ गिफ्ट लेकर चले। बाल बच्चों वाला घर है आखिर। माँ जी, अभी तो पढ़ रहे हैं दोनों। इनके पास इतने पैसे होते ही कहाँ हैं कि गिफ्ट वगैरह खरीदे। अरे इतने भी गए गुजरे नहीं है कि 2-4 रुपए की मिठाई भी ना खरीद सके। आखिर कंगलों के घर से है ना, ये सब तौर तरीके कहाँ से जानेंगे। भाभी को ये बात बहुत चुभ गई। वे चुपचाप ही आंसू बहाने लगी। कुछ साल बाद मेरी शादी तय हो गई। मेरे ससुराल वाले लोग बड़े भले थे। उन्होंने दहेज लेने से साफ इनकार कर दिया। जब मैं विदा हो रही थी तो भाभी ने वो बनारसी साड़ी मेरे कपड़ों के बक्से में रखते हुए कहा, छुटकी, ये मेरी तरफ से एक छोटी सी भेंट है। अरे ये तो तुम्हारी बहुत ही प्रिय साड़ी है भाभी। हाँ, पर इसको पहनने का मौका ही कहाँ मिलता है। जब भी इसे पहनोगी तो तुम्हें मेरी याद तो आएगी। मैंने मन ही मन कहा, हाँ भाभी, इस साड़ी को जब भी देखूंगी तो तुम्हें याद करूंगी। तुम्हारी जैसे औरतें इस संसार में कमी होती है। इतनी सहनशील, इतनी उदार, कभी अपने लिए कुछ मांगा नहीं, कुछ चाहा नहीं, हमेशा दूसरों के लिए ही खटती रही, बिना किसी प्रकार की उम्मीद किए। मुझे उनकी महानता का तब एहसास होता था जब वे अपने प्रति होते अन्याय को नजरअंदाज कर जाती थी। मेरी ससुराल में भरा पूरा परिवार था। ननद, लाडला देवर, सास ससुर,
हर नए ब्याहे जोड़े की तरह मैं और मेरे पति भी एक दूसरे के साथ ज़्यादा से ज़्यादा समय बिताने की कोशिश करते। शाम को जब मेरे पति दफ्तर से लौटते तो हम कहीं बाहर जाने का प्रोग्राम बनाते। जब मैं बन ठन कर तैयार होती तो मेरी नज़र अपने ननद पर पड़ती, जो अक्सर मेरे कमरे में ही पड़ी रहती थी और टकटकी बांधकर मेरी ओर देखती रहती थी। वो मुझसे हजार सवाल करती, कौन सी साड़ी पहन रही हो, कौन सी लिपस्टिक लगाओगी, मैचिंग चप्पल निकाल दूं क्या, और भी न जाने क्या क्या। बाहर की ओर बढ़ते मेरे कदम थम से जाते। सुनो जी, मैं अपने पति से फुसफुसा कर कहती, सीमा को भी साथ ले चलते हैं। ये बेचारी कहीं बाहर नहीं निकल पाती और घर में बैठी बोर होती रहती है। ये बड़े बेमन से कहते, अच्छी बात है, जैसा तुम ठीक समझो। मेरी सास के कानों में यह बात पड़ती तो वो बीच में ही टोक देती, सीमा नहीं जाएगी तुम लोगों के साथ, उसे स्कूल का ढेर सारा होमवर्क करना है और उसको ले जाने का मतलब है टैक्सी करना, क्योंकि मोटरसाइकिल पर 3 सवारियां नहीं जा सकती। यह सुनकर सीमा खूब बुनबुनाती, मुंह फुलाती, अपनी माँ से हुज्जत भी करती, पर सास का फरमान कोई टाल नहीं सकता था। मैं मन ही मन जानती थी कि मेरी सास जानबूझकर सीमा को हमारे साथ नहीं भेजती थी और उसे घर में किसी काम में उलझाए रखती थी। मैं मन ही मन उनका आभार मानती। एक बार मेरे भैया मुझसे मिलने आए। माँ ने अपने सामर्थ्य के अनुसार कुछ सौगात भेजी थी। मेरी सास ने उन सारी चीज़ों को बहुत तारीफ की और घर भर को दिखाया। फिर उन्होंने मुझसे कहा, बहू, बहुत दिनों बाद तुम्हारे भाई तुमसे मिलने आए हैं, तुम अपनी निगरानी में आज का खाना बनवाना और उनकी पसंद की चीज़ें बनवाकर उन्हें खिलाओ। ये सुनकर मेरा मन खुशी से नाच उठा था। उनके प्रति मेरा मन आदर से भर उठा था। कितना फर्क था मेरी माँ और मेरी सास के बर्ताव में। मैंने सोचा, मुझे याद है जब भी मेरी भाभी का कोई रिश्तेदार उनसे मिलने आता तो मेरी माँ की भ्रुकुटी तन जाती। वो किचन में जाकर जोर जोर से बर्तन पटकती ताकि घर भर को उनकी नाराजगी का एहसास हो जाए। मुझे याद है कि जब मेरी शादी हुई तो मेरी माँ ने मुझे बुलाकर हिदायत दी थी, देख छुटकी, तेरा दूल्हा बड़ा सलोना है, तू उसके मुकाबले में कुछ भी नहीं है। मैं तुझे चेताई देती हूँ कि तू हमेशा उनके सामने बन ठन कर रहना, तभी तू उनका मन जीत पाएगी। मुझसे कहे बिना रहा नहीं गया, लेकिन भाभी को तो तुम हमेशा बनने संवरने पर टोका करती थी। वो और बात थी, तेरी भाभी कोई नई नवेली दुल्हन थोड़े ना है, बाल बच्चे वाली है, माँ मुझसे बोली। इसके विपरीत मेरी ससुराल में जब भी कोई त्योहार आता तो मेरी सास आग्रह कर करके मुझे नई साड़ी ही पहनवाती और अपने गहनों से सजाती। वे सबसे कहती फिरती, मेरी बहू तो लाखों में एक है। इधर मेरी माँ थी, जिन्होंने भाभी को तिल तिल करके जलाया था, उनकी भावनाओं को अनदेखा करके उनके जीवन में जहर घोल दिया था। ऐसा क्यों किया था उन्होंने? ऐसा करके न केवल उन्होंने भाई की मन की सुख शांति भंग कर दी थी, बल्कि भाभी का जीना भी तो हराम कर दिया था। मुझे लगता था कि भाभी अपने प्रति बहुत ही लापरवाह हो गई थी। उनमें शायद जीने की इच्छा ही मर गई थी। यहाँ तक कि जब कैंसर जैसी जानलेवा बीमारी ने उन्हें धर दबोचा, तब भी उन्होंने अपनी परवाह नहीं की, न घर में किसी को बताया कि उन्हें इतनी जानलेवा तकलीफ है। जब भैया को भनक लगी, तब तक तो बहुत देर हो चुकी थी। तभी फोन की घंटी बजी और मैं अपने ख्यालों से बाहर आ गई। मुझे याद आया, अभी सुबह सुबह भैया का फोन आया था। उन्होंने आंसुओं से भीगे स्वर में कहा था, छुटकी, तेरी भाभी नहीं रही, अभी कुछ देर पहले ही वह हमें छोड़कर चली गई। उनकी रुलाई रोके नहीं रुक रही थी और ये सुनकर मेरा कलेजा भी धक से रह गया। वैसे मैं जानती थी कि कभी ना कभी यह दुखद समाचार भैया मुझे देने ही वाले हैं। जब से उन्होंने बताया कि भाभी को फेफड़ों का कैंसर हुआ है, मेरे मन में डर बैठ गया था। मैं मन ही मन प्रार्थना करती थी कि भाभी को और थोड़े दिनों की मोहलत मिल जाए, पर ऐसा नहीं हुआ। भला 40 की उम्र भी कोई उम्र होती है जाने की? मैंने आह भरकर सोचा, भाभी ने अभी दुनिया में देखा भी क्या था? उनके नन्हे मुन्ने बच्चों की बात सोचकर मेरा कलेजा मुंह का आने लगा। कंठ से रुलाई फूट पड़ी। मैंने भारी मन से अपना सामान पैक करने की तैयारी शुरू की थी और अलमारी से कपड़े निकालते समय जब मेरी नज़र सफ़ेद मलमल में लिपटी बनारसी साड़ी पर पड़ी तो मुझे ये सारी बातें अचानक ही याद आ गई। जब मैं घर पहुंची तो भाभी की अर्थी उठने ही वाली थी। मैंने अपने बक्से से वही बनारसी साड़ी निकाली और भाभी की अर्थी को ओढ़ा दी। ये क्या कर रही है छुटकी?
माँ ने कहा, थोड़ी देर में तो सब राख ही होने वाला है। होने दो, मैंने रूखेपन से कहा। मुझे भाभी की वो छवि याद आई जब वे बहू के रूप में घर के दरवाजे पर खड़ी थी। उनके माथे पर गोल बिंदी सूरज की तरह दमक रही थी। उनके होठों पर शर्म भरी लजीली मुस्कान थी। उनकी आंखों में हजार सपने थे। भाभी की अर्थी उठ रही थी और माँ का रोना सबसे ऊंचा था। वे गला फाड़ फाड़ कर विलाप कर रही थी। भैया एकदम काठ हो गए थे। उनके दोनों बेटे जार जार रोए जा रहे थे, पर छोटी बेटी नेहा, जो अभी सिर्फ 4 साल की ही थी, चारों ओर अबोध भाव से टुकुर टुकुर देख रही थी। मैंने उस बच्ची को गोद में उठा लिया और भैया से कहा, भैया, बेटे तो बड़े हैं, कुछ दिनों में बोर्डिंग में पढ़ने चले जाएंगे, पर यह नन्ही सी जान है, इसे देखने वाला कोई नहीं है। इसको तुम मुझे दे दो, मैं इसे पाल लूंगी और जब कहोगे वापस लौटा दूंगी। अरे ये क्या कह रही है? माँ फुसफुसाई। तू क्यों इस जंजाल को मोल ले रही है? तुझे बेकार में परेशानी होगी। नहीं माँ, मुझे कोई परेशानी नहीं होगी। उल्टे अगर ये बच्ची यहाँ रहेगी तो तुम उसे संभाल नहीं सकोगी। लेकिन तेरी सास की मर्जी भी तो समझ ले। तू अपनी भतीजी को गोद में लिए पहुंचेगी तो पता नहीं वे क्या कहेंगी। मैं अपनी सास को अच्छी तरह जानती हूँ माँ, वो मेरे फैसले की तारीफ ही करेंगी। मैंने मजबूत शब्दों में कहा। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे भाभी उस नीले आकाश से मुझे देख रही हैं और हल्के हल्के मुस्कुरा रही हैं। मैंने मन ही मन कहा, भाभी, मैं तुम्हारी अमानत लिए जा रही हूँ। मुझे पक्का विश्वास है कि इसमें तुम्हारे संस्कार ही भरे हैं। इसे अपने दिल से लगाकर मैं तुम्हारी याद हर पल ताज़ा कर लिया करूँगी। मित्रों, अभी आप सुन रहे थे रमणी मोटाना जी की लिखी हुई अत्यंत दर्द भरी कहानी बनारसी साड़ी। उम्मीद है आपको कहानी पसंद आई होगी। कहानी अत्यंत दर्द भरी कहानी है। कई सासें वाकई ऐसी होती है जो बहू और बेटे का जीना हराम कर देती हैं। चाहे बहू कितनी भी अच्छी रहे, उन्हें किसी तरह से चैन नहीं पड़ता। वे शायद बेटे का सुख और बहू का आनंद खुशी देखना ही नहीं चाहती। शायद अपने मन की कड़वाहट, अपने जिंदगी की कड़वाहट वे अपने बहू बेटे के जिंदगी में भी घोल कर ही सुखी होती है, संतुष्ट होती हैं। आपका इस बारे में क्या ख्याल है? मित्रों, कहानी के बारे में अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। कहानी अच्छी लगी हो तो एक लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।